नानी माँ, हम दिन भर घर में बोर हो गए, थोड़ी देर के लिए हमें पार्क लेकर चलिए ना। आज हम अपने सभी दोस्तों को बताएंगे कि हमारी नानी हमारे साथ रहने आई हैं। दादी के जाने के बाद हमें घर पर अकेले बहुत बुरा लगता है। अब से आप ऐसे ही आया करेंगी? नारिया ने चहकते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्क घूमकर आते हैं, बोल दोनों बच्चों को पार्क लेकर चली गई। वहाँ दोनों बच्चे खेलने में व्यस्त हो गए और रेवती जी पास में पड़ी बेंच पर बैठकर 2 दिन पुरानी बातें सोचने लगी। मंजू बहू, नीति का फोन आया था, उसे ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए हैदराबाद जाना है। अमन से बोलकर मेरा टिकट करवा दो ताकि मैं पुणे पहुंचकर रिया और सोनू को संभाल सकूं, रेवती जी ने अपनी बहू से बोला। मंजू बोली, माँ जी दीदी हैदराबाद जा रही हैं, जीजा जी तो वही हैं ना, और फिर वो दोनों कोई दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं जो किसी को संभालना पड़े। दीदी किसी कामवाली को पूरे दिन के लिए रख जाएं। आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? खामखा में आप अपने पैर दुखाएं, साथ में टिकट के पैसे लगेंगे वो अलग। बहू तुम कैसी बात करती हो? भला बेटी के यहाँ जाने के लिए मेरे पैर क्यों दर्द करेंगे? और एक बात ध्यान रखना, उसने मुझे बुलाया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जितनी फिक्र अपनी पोता पोती की है उतनी ही अपने नाती नातिन की भी है। जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक ये मेरा फर्ज है कि अगर मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है तो मैं उनके साथ खड़ी रहूं। फिर मेरे होते हुए मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे आया की देखभाल में क्यों रहेंगे? और मैंने अपने पोता पोती के लिए ऐसा क्या नहीं किया जो तुम मुझे रोक टोक लगा रही? तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है बहू, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है मगर मुझे अपने हर बच्चे की। माँ जी आप तो बुरा मान गई, मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपका इस तरह बार बार अपनी बेटी के घर जाना शोभा नहीं देता, और यहाँ भी तो आपकी कितनी जरूरत है। नेहा और संजू के एग्जाम आ रहे हैं और आपको तो पता ही है कि मेरे कितने क्लब और किटी के काम रहते हैं। अमन तो ऑफिस चले जाते हैं, बाकी घर के काम भी मुझे ही संभालने होते हैं। अगर आप घर में नहीं रहेगी तो मुझे बच्चों की चिंता लगी रहेगी, मैं निश्चिंत होकर कहीं आ जा नहीं सकूंगी, और फालतू का पैसा खर्चा होगा सो अलग। आप तो जानती हैं, घर का राशन, बिजली पानी का बिल, कार की ईएमआई, बच्चों की स्कूल की फीस, कोचिंग फीस, इतना सब के बाद बेवजह हमें खर्च नहीं करना चाहिए। और आप ही तो बोली दीदी ने आपको बुलाया ही नहीं, फिर तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। रेवती जी अपने पति के गुजर जाने के बाद अपना पुश्तैनी मकान बेच अपने बेटा बहू के पास रहने आ गई। बेटी की भी शादी हो चुकी थी। बेटी के घर रहने का रिवाज समाज में बना कहाँ है, इसलिए नीति ही अपने भैया भाभी के घर अपनी माँ से मिलने आया करती थी। साथ ही नीति की सास भी उसी के साथ रहती थी, तो कभी रेवती जी को उसके घर जाकर रहने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर 6 महीने पहले वो भी गुजर गईं। अब नीति बिल्कुल अकेली पड़ गई है। 6 और 8 साल के रिया, सोनू, 2 बच्चे अकेले संभालने में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब ना चाहकर भी इस बार तो उसे 15 दिन के लिए ऑफिशियल टूर पर जाना था। ये बात बताते समय नीति बहुत परेशान थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा तो क्या किया जाए। मगर रेवती जी अपने मन में ठान चुकी थी कि वह अपनी बेटी के घर जाकर उसकी घर गृहस्थी कुछ दिनों के लिए संभाल लेंगे और साथ में अपने प्यारे नाती नातिन के साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन बहू मंजू उनकी बात सुनने तैयार नहीं है। उसे तो सिर्फ अपनी खर्च की फिक्र लगी है कि सास रेवती जी के जाने के बाद उसके घर को कौन संभालेगा। आखिर पिछले 2 साल से रेवती जी ने घर ही नहीं बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभाल लिया।
जिसकी वजह से मंजू को अपनी जिंदगी आजादी से जीने का मौका मिल गया। दुनिया भर की किटी क्लब पार्टियों में उसका आना जाना बढ़ गया। हर कभी घर से गायब रहती, ये सोच बच्चों को देखने खाना खिलाने वाला तो है ही, फिर मैं क्यों घर में बैठकर अपनी जवानी बर्बाद करूं। इस तरह उसके शौक जारी रहे। इस बात से रेवती जी को भी कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने तो बल्कि आगे बढ़कर अपनी बहू को अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए पूरी छूट दे रखी थी। मगर आज उन्होंने सिर्फ एक इच्छा जताई, जिस भनभनाकर बहू मंजू ने आपत्ति जता रही थी। उन्हें बहू की सब बातें स्वार्थ समझ आ रहे थे। रेवती जी हमेशा अपने फैसले खुद लेती आई हैं, कभी उन्होंने किसी पर निर्भरता नहीं जताई। कुछ सोचकर वह बोली, मंजू बहू, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ मगर तुम्हारी अशक्त नहीं हूँ। तुम मुझे मेरी बेटी के पास जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरी जब मर्जी होगी जहाँ होगी आऊंगी जाऊंगी। तुमसे क्या अपने बेटे से भी इजाजत नहीं लूंगी। और ये पैसों की धमकी, क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती। ध्यान रखना, मैं किसी की जागीर नहीं हूँ जो सिर्फ तुम्हारे काम आऊंगी और अपनी बेटी के नहीं। जब मैंने पुश्तैनी घर बेचा था, मैंने शर्त यही रखी थी कि कभी पैसों के लिए मुझे तंग नहीं किया जाएगा। और हाँ, तुम्हें आजकल मैं देख रही हूँ छोटी छोटी बातों की मुझे पैसे गिनाती हो। मैं कुछ नहीं बोलती, मगर ध्यान रखना, जिस घर में तुम इतनी शान से रहती हो वो घर मेरे ही नाम पर है। उनके एक ही दाव पर सारी बात पलट गई। इतना सुनते ही बहू मंजू के पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। ऑफिस से लौटा अमन दोनों की बातें सुन उसे संभालते हुए बोला, मंजू, ये क्या बहस लगा रखी है। माँ सही कहती है, वो किसी की जागीर थोड़ी है जो सिर्फ मेरे पास रहेगी। माँ के 2 बच्चे हैं, उनकी जहाँ मर्जी होगी वहाँ जाकर रहेंगी। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। चलो माँ से माफी मांगो और माँ, आधे घंटे के अंदर मैं तुम्हारा फ्लाइट का टिकट करवाता हूँ। कल तुम्हें हम दोनों एयरपोर्ट छोड़कर आएंगे। तुम खुशी खुशी नीति के घर रहकर आना और जब वापसी का टिकट कराना हो तो तुम खुद बता देना। नानी माँ भी हमारे साथ चलिए ना। बच्चों की आवाज सुन रेवती जी अतीत से वर्तमान में लौट आई। हम छुपेंगे, आप हमें ढूंढिए, बोल रिया। सोनू झाड़ियों में छुप गए। उन्होंने बच्चों को देखकर भी अनदेखा करा तो पीछे से रिया जोर से चिल्लाई, नानी आप हार गई, नानी आप हार गई। हाँ बेटा, अपनों से हारने का मजा ही अलग होता है और कुछ अपनों को हराने का। बोल रेवती जी पिछली सारी बातें भूलकर दोनों बच्चों के साथ मुस्कुराकर खेल खेलने में व्यस्त हो गई। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है घर के बुजुर्ग कहीं आना जाना चाहे तो उन्हें कभी सेहत तो कभी पैसों को लेकर रोक टोक लगाई जाती है, और वह भी कई बार अशक्त बच्चों पर निर्भर डिपेंड होने की वजह से चुप रह जाते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं। मगर यहाँ रेवती जी ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए रखा। क्या ऐसा कर उन्होंने सही किया या गलत, मुझे जरूर बताएं। और माँ बाप किसी भी तरीके से किसी एक बच्चे की जागीर नहीं होते कि उन्हें बच्चे जब चाहे अपने कब्जे में कर अपना एक छत्र अधिकार जमा सके और पैसों के पीछे रौब जमा खेल खेले जाएं। आशा करता हूँ मेरी रचना आपको जरूर पसंद आएगी। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।